भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन हिंदी। भारत आदिकाल से ही एक बहुत बड़ा देश रहा है, जहाँ पर विभिन्न संस्कृतियाँ और विभिन्न धर्म प्रजाति के लोग एक साथ विकसित हुए हैं। यहाँ पर समय समय पर अलग अलग देशों के लोग आए हैं और यहाँ की संस्कृति में रहकर यही के हो गए हैं। भारत को एक तरह से उपमहाद्वीप के रूप में देखा जाता रहा है। यहाँ की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से विकसित हुई है। कालांतर में यहाँ पर आर्यों का आगमन हुआ और फिर आर्यों ने वैदिक सभ्यता का आरंभ किया। सनातन, जैन, बुद्ध आदि धर्मों की उत्पत्ति इसी देश में हुई और यहाँ से फैलकर विश्व भर में विख्यात हुई। इसी तरह से यहाँ पर विभिन्न समय पर कई विभिन्न वंश के राजाओं का शासन रहा। इस तरह से भारत के पास एक गौरवशाली और समृद्ध इतिहास है। साल 1817 में लिखी गई किताब द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में लेखक जेम्स मिल के अनुसार भारतीय इतिहास को 3 पक्षों में बांटा जा सकता है। ये 3 पक्ष हैं: हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश सभ्यता। यह हालांकि एक प्रभावशाली आकलन है, किंतु इसकी आलोचना भी खूब हुई, क्योंकि यह सभ्यता संबंधित कई सवालों का जवाब देने में असक्षम थी। एक दूसरा महत्वपूर्ण वर्गीकरण प्राचीन, क्लासिक, मध्यकाल और आधुनिक काल के रूप से विभक्त कर दिया गया है। कई अन्य तर्कों के आधार पर हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश पीरियड में न बांटकर इसे शासक वंश तथा विदेशी आक्रमण के रूप में देखा गया। भारतीय इतिहास के कालक्रम को नीचे प्रदर्शित किया गया है। शारीरिक रूप से आधुनिकता लिए हुए मनुष्य का प्रमाण भारतवर्ष के उपमहाद्वीप में 75,000 वर्ष पहले पाया गया। भारतवर्ष के इतिहास में दक्षिण भारत की अन्य सभ्यताओं का भी विवरण प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में पाए गए शैल चित्रों का समय काल 40,000 ईपू से 9,000 ईपू के मध्य माना गया है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पहली बार स्थायी रूप से बस्तियों का निर्माण वर्ष 9,000 ईपू के आसपास हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता भारतवर्ष उपमहाद्वीप में कांस्य युग 3300 ईसा पूर्व के समय आया था और इसी समय से यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का आरंभ होता है। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसार बहुत अधिक क्षेत्रफल में था, जिसके अंतर्गत गुजरात का गंगा यमुना दोआब तथा दक्षिणी पूर्वी अफगानिस्तान भी आता था। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व के 3 प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इसके साथ बाकी 2 प्राचीनतम सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। यह सभ्यता जनसंख्या के अनुसार भी बहुत बड़ी थी। मुख्य रूप से यह सभ्यता आधुनिक भारत में जैसे गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तथा आधुनिक पाकिस्तान जैसे सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान में स्थापित थी। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2600 ईपू से 1900 ईपू के बीच का है। द्रविड़ जाति का आविर्भाव, कई भाषाविदों के अनुसार द्रविड़ जाति के लोग भारतवर्ष में आर्यों से पहले स्थापित थे। इनके बाद ही आर्य मूल के लोग यहाँ पर आए। इस आधार पर यह भी माना जाता है कि आरंभिक सिंधु घाटी सभ्यता में द्रविड़ों का वास था। भारतीय इतिहास का वैदिक काल, इंडियन हिस्ट्री वैदिक पीरियड। वैदिक काल का नामकरण आर्य सभ्यता से आया है, जिसका वर्णन वेदों में प्राप्त होता है। वैदिक युग का काल 1750 ईपू से 500 ईपू के आसपास पाया जाता है। इस काल में यहाँ पर आर्यों का प्रभाव था और वेद, उपनिषद आदि की रचना हुई। अथर्ववेद के काल में पीपल और गाय को पवित्रता का प्रतीक माना गया और लोग इन दोनों की दैवी आस्था के साथ पूजा करने लगे। वैदिक का सबसे पहला हिस्सा अर्थात सबसे पुरातन काल ऋग्वेद काल है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जिसे 2 सहस्राब्द ईपू के आसपास रचा गया था। ऋग्वेद काल की समाप्ति के बाद आर्यों का प्रसार उत्तरी पश्चिमी भारत से पश्चिमी गंगा के मैदानी इलाकों तक हुआ। गंगा के मैदानी इलाकों में आने पर आर्यों ने खेती करनी शुरू की और इस तरह से यहाँ कृषि का विकास हुआ। इस तरह से समाजों का निर्माण होने लगा और धीरे धीरे जनपद तथा महाजनपद का भी निर्माण होने लगा, ताकि समाज व्यवस्थित तरह से चल सके। मगध राजवंश, मगध का निर्माण 16 महाजनपदों के सम्मेलन से हुआ था, अतः यह एक बहुत विशाल राज्य था। इस राज्य की प्राचीनतम राजधानी राजगृह थी।
जिसे अब राजगीर के नाम से भी जाना जाता है। कालांतर में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र कर दी गई। ऐसा माना जाता है कि मगध में बिहार, बंगाल, अंग, लिच्छवी आदि राज्य शामिल थे, जिसमें तत्कालिक उत्तर प्रदेश और ओडिशा भी शामिल था। जैन और बौद्ध ग्रंथों में इस मगध साम्राज्य का वर्णन बहुत अच्छे से किया गया है। मगध साम्राज्य में रहने वाले लोगों का सबसे पहला वर्णन अथर्ववेद में प्राप्त होता है, जहां पर इनका वर्णन अंग, गांधारी, गंधार नामक स्थान के रहने वाले आदि के नाम से प्राप्त होता है। मगध साम्राज्य के अंतर्गत ही जैन और बौद्ध धर्म का विकास हुआ था। इसी के साथ इसी साम्राज्य के अंतर्गत खगोल विद्या, आध्यात्म, दर्शन शास्त्र आदि का विकास हुआ। यह समय भारतवर्ष के लिए स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। मगध में गणतंत्र की स्थापना थी, जिसके अंतर्गत सभी गांव एक स्थानीय व्यक्ति के अधीन होते थे, जिसे ग्रामकास कहा जाता था। यहाँ की शासन व्यवस्था कार्यकारी अधिकारी, न्यायतंत्र, सैन्य सीमा आदि में विभाजित थी। हिंदू महागाथा महाभारत में लिखित वर्णन के अनुसार बृहद्रथ मगध का पहला शासक था। बौद्ध, जैन और पौराणिक पुस्तकों के अनुसार मगध पर हर्यक वंश का शासन एक लंबे समय तक रहा। यह समयावधि कम से कम 200 वर्ष की, 600 ईपू से 413 ईपू तक की रही। इस वंश के सबसे उत्तम शासक राजा बिंबिसार को माना जाता है, जिनके समय में मगध का अत्यधिक विकास हुआ। इनके शासन काल में मगध में राजनीति, दर्शन, कला, विज्ञान आदि काफी उन्नत हुई। इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र अजातशत्रु यहाँ के शासक हुए। अजातशत्रु के शासन काल के समय बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध ने मगध में अपने जीवन काल की एक लंबी अवधि बिताई। इन्होंने बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति करके सारनाथ में अपना पहला समागम किया और राजगृह में पहला बुद्धिस्ट काउंसिल मीटिंग की गई। मौर्य वंश भारतवर्ष का पहला वंश और मगध का पहला शासक वंश था, जिसने अखंड भारत का स्वप्न देखा था। मौर्य वंश के शासन काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार उत्तर में हिमालय के प्राकृतिक सीमाओं से पूर्व में तात्कालिक असम, पूर्व में इस साम्राज्य की सीमा तात्कालिक पाकिस्तान से हिंदुकुश पर्वत तक था। इस साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने विख्यात अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य की सहायता से की। चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य एक महान राजनीतिज्ञ सलाहकार थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने नंद वंश के राजा घनानंद को हराकर मगध पर अपना आधिपत्य कायम किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार ने 297 ईपू में मगध का शासन अपने हाथ में लिया। बिंदुसार की मृत्यु 272 ईपू के आसपास हुई। इस समय तक भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा हिस्सा मगध साम्राज्य में शामिल हो गया था, किंतु कलिंग अब भी मौर्य वंश से बाहर था। बिंदुसार के बाद मगध के शासक सम्राट अशोक हुए। सम्राट अशोक अपनी मृत्यु यानी 232 ईपू तक राज्य किया। इनका शासनकाल 37 वर्ष का रहा। कलिंग पर अधिकार करने के लिए इन्होंने 260 ईपू के नजदीक कलिंग से युद्ध किया। हालांकि इस युद्ध में अशोक को विजय प्राप्त हुई, किंतु इस युद्ध में एक भीषण नरसंहार हुआ। इस युद्ध के नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और अशोक ने हिंसा त्याग दी। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य वंश का पतन आरंभ होता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक शतवर्धन के पुत्र बृहद्रथ थे। इन्हें शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने हराकर शुंग वंश की स्थापना की। संगम काल के समय तमिल साहित्य 300 ईपू से 400 ईपू के मध्य खूब विकसित हुआ। इस काल में तमिल वंश को 3 शासक वंशों ने चलाया। यह 3 शासक वंश क्रमशः चेरा वंश, चोल वंश और पंड्या वंश के थे। संगम काल के तमिल साहित्य में इस समय की राजनीति, कला, इतिहास, युद्ध, संस्कृति आदि का विशेष वर्णन प्राप्त होता है। इस समय के स्कॉलर अधिकांश आम आदमी थे। संस्कृत लेखक, जो कि अक्सर ब्राह्मण होते थे, उनसे परे यहाँ के लिखने वालों में किसान, व्यापारी, साधु, सन्यासी, राजकुमार, स्त्रियां आदि थी। इनमें से अधिकतर लोग ब्राह्मण नहीं थे। भारतीय इतिहास का शास्त्रीय पीरियड इंडियन क्लासिकल हिस्ट्री 200 ईपू से 1200 आम युग सीई तक भारत का शास्त्रीय युग माना जाता है।
यह समय काल बहुत अधिक लंबा होने के कारण इसका अध्ययन समय काल को बांटकर किया जाता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि भारत का शास्त्रीय काल क्लासिकल पीरियड मौर्य वंश के पतन से तथा सातवाहन वंश के उदय से आरंभ होता है। चौथी से छठी सदी के बीच का समय काल गुप्त वंशों का रहा है। इस काल को हिंदुओं में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इस समय भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इस समय यहाँ पर विश्व के कुल धन का 1/3 से 1/4 हिस्सा मौजूद था। सातवाहन वंश एक प्रतापी राजवंश था। यह आंध्र प्रदेश, पुणे और महाराष्ट्र में पहले से राज कर रहा था। मगध में इनका प्रसार मौर्य वंश के पतन के साथ देखने मिलता है। इस वंश के समय हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का खूब प्रसार हुआ। इसी वंश के शासन काल के समय अमरावती में एलोरा की गुफाओं का निर्माण हुआ। भारत में सातवाहन वंश वह पहला वंश हुआ जिसने अपने राज्य में जारी किए गए विनिमय मुद्रा में तात्कालिक राजा का चिन्ह छपवाया। इस वंश के राजाओं की प्रतियोगिता पहले शुंग वंश के शासक फिर कंव वंश के शासकों के साथ थी। इस वंश ने भारत की कई बाहरी शासकों के आक्रमण से जैसे शक, यवन, पहलाव से रक्षा की। इनकी सबसे अधिक लड़ाई पश्चिमी क्षेत्रों से थी। इनसे सातवाहन वंश के राजाओं की लड़ाई एक लंबे समय तक चली। इन वंश के महान शासकों में गौतमीपुत्र सातकर्णी और श्री यज्ञ सातकर्णी थे। शुंग वंश मौर्य वंश को हराकर शासन में आया। इस वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग थे। इस वंश शासन काल 187 ईपू से 78 ईपू के मध्य रहा। पुष्यमित्र के बाद इस वंश का शासन इनके पुत्र अग्निमित्र के हाथ आया। इस वंश के में कुल 10 शासक हुए जिन्होंने मगध पर अपना शासन चलाया। इन वंश का शासन काल इनके युद्धों के लिए भी जाना जाता है। इन्होंने कलिंग, सातवाहन, पंचाल, मित्र आदि वंशों से युद्ध किया। इस वंश के शासन काल में कला, दर्शन, शिक्षा आदि का खूब प्रसार प्रचार हुआ। शुंग वंश के शासकों ने शिक्षा और कला के क्षेत्र में राजकीय छात्रवृत्ति की योजना बनाई थी ताकि शिक्षा आदि में प्रसार हो सके। कुषाण वंश का शासन काल भी भारत में बहुत प्रभावी रहा है। इनका साम्राज्य इस उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ था। इस वंश का सबसे महान राजा कनिष्क हुआ। कनिष्क के समय इस साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान से लेकर बनारस तक का था। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था, किंतु इसके राज्य में रहने वाले अधिकतर लोग हिंदू धर्म के थे। कनिष्क ने भारत में बौद्ध धर्म को स्थापित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसी के साथ कनिष्क ने मध्य एशिया और चीन में भी बौद्ध धर्म का प्रसार किया। गुप्त वंश के शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस वंश का शासन काल 320 से 550 सीई के मध्य रहा। इन वंश के शासन काल में भारतवर्ष में विज्ञान, तकनीक, अभियंत्रिक कार्य, कला, साहित्य, गणित, दर्शन, खगोल शास्त्र आदि का खूब विकास हुआ। इस वंश के समय ही नवरत्न हुए। इनमें कालिदास, आर्यभट्ट, वरामिहिर, विष्णु शर्मा, वात्स्यायन आदि थे। इससे पहले संख्या प्रणाली में 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं थीं। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार करके इस संख्या प्रणाली को पूर्ण किया। यह उपलब्धि भी गुप्त वंश के शासनकाल की उपलब्धियों में देखी जा सकती है। इस वंश के आरंभिक 3 शासक काद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने यहाँ की सैन्य क्षमता को सुदृढ़ किया। वाकाटक वंश की उठान 300 सीई के आसपास दक्कन में विकसित होते देखा गया है। इनका साम्राज्य मालवा और गुजरात के दक्षिणी हिस्से से दक्षिण में तुंगभद्र नदी और अरब सागर से लेकर छत्तीसगढ़ तक विस्तृत था। दक्कन में ये सातवाहन वंश के बाद एक महत्वपूर्ण शासक वंश थे, जो गुप्त वंश के समकालीन थे। इस वंश के शासन काल में कला, साहित्य और दर्शन का खूब विकास हुआ। इस वंश के शासन काल में ही अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया। कामरूप राज्य समुद्रगुप्त के चौथे इलाहाबाद स्तंभ में पश्चिमी आसाम का वर्णन कामरूप के नाम से तथा मध्य असम का वर्णन दवाका के नाम से पाया जाता है। ये दोनों स्थान गुप्त साम्राज्य का सीमांत प्रदेश थे। दवाका का कालांतर में कामरूप में विलय हो जाता है।
यह एक बहुत बड़ा राज्य था जिसके अंतर्गत उत्तरी बंगाल, बांग्लादेश के कुछ प्रदेश तथा तत्कालिक पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से शामिल थे। बाद में यहाँ पर वर्मन, मलेच्छ और कामरूप पलास वंश का शासन रहा। पल्लव वंश का शासनकाल 275 से 897 सीई के आसपास रहा है। इनका उत्थान सातवाहन वंश के पतन के साथ देखा जाता है। पल्लव वंश के महान शासक महेंद्र वर्मन थे। इनके शासन काल में पल्लव वंश के साम्राज्य का खूब विकास हुआ। इनके समय में कुछ महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर बनाए गए, जिसके लिए द्रविड़ वास्तुकला का प्रयोग किया गया। नरसिम्हा वर्मन भी इस साम्राज्य के एक अच्छे शासक हुए। कदम्ब मूल के लोगों की उत्पत्ति कर्नाटक से हुई है। इस वंश की स्थापना मयूराश्रम द्वारा 345 सीई में हुई है। राजा मयूराश्रम ने कांचीपुरम के पल्लवों की सेना को हराया। ऐसा माना जाता है कि पल्लवों के विरुद्ध युद्ध में मयूराश्रम का साथ कुछ स्थानीय जातियों ने भी दिया था। कदम्बा वंश का विस्तार ककुस्थावामा नामक राजा के समय सबसे अधिक हुआ था। ककुस्थावामा इतने बलशाली राजा थे कि गुप्त वंश के राजाओं को भी इनके साथ समझौते करना पड़ा। पुष्यभूति वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक हर्षवर्धन थे। ये इस वंश के अंतिम शासक थे। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 सीई तक रहा। हर्षवर्धन के साम्राज्य में कामरूप, नर्मदा, कन्नौज आदि शामिल थे। इनके शासन काल में राज्य में काफी शांति थी। बाणभट्ट के हर्षवर्धन के जीवन काल को हर्षचरित नामक किताब में लिखा है। इसी के समय चीन से हेनसांग भारत आया था। चालुक्य वंश 6वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य दक्षिणी और मध्य भारत में चालुक्य वंश का शासन रहा। इस वंश के महान शासक पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है। इन वंश का वर्णन विशेष तौर पर दक्षिण भारत के इतिहास में प्राप्त होता है। राष्ट्रकूट वंश का उत्थान 7वीं शताब्दी के आसपास देखा जाता है। इसका प्रसार पश्चिमी भारत में था। इस वंश का उत्थान राजा गोविंद तृतीय के समय हुआ। इस वंश के शासन काल में हिंदू धर्म के अंतर्गत शैव, वैष्णव आदि पंथों का खूब प्रसार हुआ और हिंदू धर्म का उत्थान हुआ। इस वंश के साम्राज्य को विश्व के 4 बड़े साम्राज्यों में स्थान दिया गया है। पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल नाम द्वारा की गई है। यह वंश बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हालांकि ये महायान थे, किंतु इन्होंने अपने शासन काल में हिंदू मान्यताओं का भी प्रसार किया। राजा धर्मपाल और देवपाल के समय इस वंश का उत्थान बहुत अधिक हुआ। ऐसा माना जाता है कि राजा धर्मपाल ने अपने शासन काल में कन्नौज को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इस वंश के शासक ने तिब्बत के लोगों के साथ अपने संबंध बनाए। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत के बड़े साम्राज्यों में से एक था। इस साम्राज्य का मुख्य स्थान कावेरी नदी का मैदानी क्षेत्र था। राजेंद्र चोल और इनके अन्य राजा जैसे राजेंद्र चोल द्वितीय, राजाधिराज चोल, वीराराजेंद्र चोल आदि के शासनकाल के समय इनकी आर्थिक शक्ति और सैन्य क्षमता में काफी वृद्धि हुई। 1010 से 1153 के आसपास इस वंश का साम्राज्य मालदीव आइलैंड तक पहुंच गया था। इस वंश के शासन काल के समय दक्षिण भारत की कला, साहित्य, दर्शन आदि का खूब विकास हुआ। इस दौरान कई सारे मंदिर बनाए गए। पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य दक्कन के एक बहुत बड़े भाग में पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य का शासन रहा है। इनका शासन काल 10वीं से 12वीं सदी के आसपास का रहा है। इनके शासन काल में कई बड़े शाही परिवार जैसे होयसला, सुना, देवगिरी के यादव आदि चालुक्य शासकों के अधीन थे और 12वीं सदी में चालुक्य के पतन के बाद इन्हें आजादी प्राप्त हुई। मध्य कर्नाटक के इस वंश के दौरान कई भवनों का निर्माण कराया गया। इनमें कुछ विख्यात नाम काशीविश्वेश्वर मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर, कल्लेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर आदि हैं। भारतीय इतिहास का मध्यकालीन एवं प्रारंभिक आधुनिक कालक्रम इंडियन हिस्ट्री मेडिवल एंड अर्ली मॉडर्न पीरियड। भारत में मुस्लिमों का प्रवेश 712 ही में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु घाटी के मैदानी इलाकों पर अधिकार कर लिया और उमय्यद वंश की स्थापना की। यहाँ से मुस्लिम राजाओं का आगमन भारत में शुरू होता है।
11वीं सदी के आसपास भारत की उत्तरी पश्चिमी हिस्से में महमूद गजनी ने लगातार 17 बार आक्रमण किया, किंतु सफलता प्राप्त नहीं हुई। इस क्षेत्र में इसका स्थायी राज्य कायम नहीं हो सका। मुगल काल, मुगल वंश की स्थापना बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। इस वंश का शासनकाल 1526 ई से शुरू होकर 1857 तक रहा। हालांकि इस समय के बीच साल 1540 से 1554 का समय इनके शासन काल में नहीं माना जाता है। इस दौरान इनका साम्राज्य सुर साम्राज्य का आधिपत्य रहा। इस वंश का सबसे सफल राजा अकबर था, जिसके समय में भारत में धार्मिक विभिन्नता होते हुए भी शांति थी। इनके समय में तात्कालिक राजपूत राजाओं और मराठों से इनके बहुत युद्ध हुए। इन युद्धों में पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध आदि मशहूर हैं। इन युद्धों में राजपूतों की हार पर मुगल शासकों से खुद को बचाने के लिए इनकी स्त्रियां जौहर व्रत का पालन करती थीं, जिसके अंतर्गत यदि युद्ध भूमि से राजा की मृत्यु की खबर आई तो रानियां जलती आग में कूद जाती थीं। मुगल सल्तनत के समय भारत में विशेष तरह के वास्तुकला का आविर्भाव हुआ, जिसका उदाहरण ताजमहल, लाल किला, इमामबाड़ा आदि से पाया जा सकता है। इस समय की औपचारिक भाषा पसियन हो गई, किंतु आम लोगों में उर्दू हिंदुस्तानी भाषा के रूप में प्रचलित हुआ। इस वंश के अंतिम राजा बहादुर शाह द्वितीय थे। भक्ति आंदोलन। भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन का बहुत बड़ा महत्व है। इस आंदोलन का मुख्य समाज से कुरीतियों को दूर करना और लोगों में आध्यात्म स्थापित करना था। इस आंदोलन में कई बड़े ईश्वर भक्त और समाज सुधारक जैसे कबीर, अल्लामा प्रभु, नानक, रामानंद, एकनाथ, कनकदास, तुकाराम, वल्लभ आचार्य, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु आदि ने भाग लिया। इस समय साहित्य का बहुत विकास हुआ। इस समय सगुण और निर्गुण भक्ति दोनों का खूब प्रसार हुआ। इस आंदोलन से भारतीय समाज से कई सामाजिक कुरीतियों को हटाया गया। समाज में व्याप्त जातिवाद, धर्म भेद तथा अन्य धार्मिक कुरीतियों को दूर करने के लिए इन संतों ने कविताओं के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन। साल 1498 वास्को डा गामा ने सबसे पहले यूरोप और भारत के बीच का समुद्री रास्ता ढूंढा। इस रास्ते से पुर्तगाली भारत से व्यावसायिक संबंध बनाने लगे तथा गोवा, दमन, दीव और मुंबई को अपना व्यापारिक केंद्र बनाना शुरू किया। इसके बाद भारत में डचों का आगमन हुआ। इन्होंने मालाबार में अपने बंदरगाहों के निर्माण किए। भारत की आंतरिक कमजोरी ने डचों और अंग्रेजों को यहाँ की राजनीति में दखल देने का मौका दिया। साल 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जहांगीर ने भारत के साथ व्यापार करने की छूट दे दी। इसके बाद के साल में अंग्रेजों की संख्या और शक्ति भारत में बती गई। अंग्रेजों ने यहाँ के राजाओं की विभिन्न कमजोरियों का फायदा उठाकर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर आना कब्जा जमा लिया। साल 1757 में पलासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को हार मिली। धीरे धीरे अन्य युद्धों जैसे आंगल मैसूर युद्ध, आंगल मराठा युद्ध, सिख आंगल युद्ध आदि में सफलता प्राप्त करते हुए ब्रिटिश देश भर में फैलते गए। इन्होंने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया। भारतीय इतिहास का आधुनिक काम और स्वतंत्रता। इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न पीरियड एंड इंडिपेंडेंस। 1857 का विद्रोह। सन 1857 में होने वाले विद्रोह का भारत में एक गंभीर ऐतिहासिक महत्व है। देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए देश के विभिन्न राज्यों के नवाबों ने इस विद्रोह में हिस्सा लिया। हालांकि यह विद्रोह पूरी तरह से न तो योजनाबद्ध था और न ही भारतीय सिपाहियों के पास आधुनिक हथियार थे। अतः कठिन परिश्रम के बाद भी भारतीय सेना ब्रिटिश सेना के आधुनिक हथियारों के सामने टिक न सकी और यह विद्रोह पूरी तरह से निष्फल हो गया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति में वृद्धि हुई और ब्रिटिश सरकार हर वक्त यथासंभव लोगों को दबाने की कोशिश करने लगी ताकि किसी भी तरह से ऐसा आंदोलन दोबारा न हो सके। ब्रिटिश राज का समयकाल साल 1858 से भारत की आजादी तक का रहा। साल 1880 से 1920 तक देश की अर्थव्यवस्था में प्रतिवर्ष 1% की वृद्धि होती रही। इसी के साथ जनसंख्या में भी प्रतिवर्ष 1% की वृद्धि होती रही।
इसी समय भारत में रेल तंत्र की स्थापना हुई, जो कि उस समय विश्व भर का चौथा सबसे बड़ा रेल तंत्र था। इस समय भारतीय लोगों पर ब्रिटिश लोगों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। बंगाल की एकता को देखते हुए साल 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में विभक्त कर दिया। हालांकि 6 वर्ष बाद सन 1911 में बंगाल पुनः एक साथ हो गया। इसी समय कई धर्म आधारित संगठन बनाए गए। ऐसे संगठन भारतीय धर्मों के आपसी मतभेद के कारण बने। अखिल भारतीय हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मुस्लिम लीग, शिरोमणि अकाली दल आदि का गठन इन्हीं दशकों में हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई लोगों ने हिस्सा लिया। इस संग्राम में कुछ लोग सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अहिंसात्मक आंदोलन के सहारे भारत को स्वतंत्रता दिलाने की कोशिश में थे और कुछ सशस्त्र क्रांति को आजादी का सीधा मार्ग मानते थे। महात्मा गांधी अपनी सत्याग्रह से विभिन्न तरह के आंदोलन जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च आदि के सहारे ब्रिटिश को भारत से निकालना चाहते थे, किंतु दूसरी तरफ सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव आदि क्रांतिकारी की आजादी का माध्यम अगल था। जलियांवाला बाग कांड के बाद ब्रिटिश शासन से लोगों का भरोसा उठ गया था और लोग किसी भी कीमत पर आजादी चाहते थे। अतः ये सभी क्रांतिकारी सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपना रहे थे। स्वतंत्रता और विभाजन दोनों तरह की क्रांतियों से भयभीत होकर ब्रिटिश भारत छोड़ने पर मजबूर हो गया, किंतु जाने से पहले मुस्लिम लीग की मांग पर भारत को दो भागों में विभक्त कर दिया और एक नया देश पाकिस्तान के नाम से बना। 15 अगस्त सन 1947 को भारत ब्रिटिश सरकार से पूरी तरह आजाद हो गया। अब भारत के तात्कालिक नेता यहाँ पर अपनी अर्थव्यवस्था बना सकते थे। भारतवासियों में एक बार फिर से आजादी की लहर दौड़ गई। सन 26 जनवरी 1950 को भारत के लिए संविधान जारी हुआ और देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई। अतः 15 अगस्त और 26 जनवरी ये दोनों दिन इस देश में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं और इस दिन उन सभी देशभक्तों के बलिदानों को याद करते हैं जिन्होंने हम भारतवासियों को आजादी दिलाई। पूरा इतिहास सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हिस्ट्री सुनने के लिए हमारे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।